तो हमारे पास आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। पेज नंबर 146 एम एल अग्रवाल खोल लें। आपके पास तीन इक्वेशन दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। और तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं तो उसके अंदर तीन ही आपके पास इक्वेशन होंगी। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर तीन इक्वेशंस आपके पास हैं तो तीन ही उसके अंदर वेरिएबल होंगे। अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई तो दो इक्वेशन दी हुई होंगी, और अगर तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड तो तीन इक्वेशंस आपको इसके अंदर दे रखी होंगी। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। पहली इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट्स हैं वो a1 b1 c1 और जो कांस्टेंट है वो d1। दूसरी इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है वो a2 b2 c2 और कांस्टेंट d2। ऐसे ही a3 b3 c3 और कांस्टेंट d3। तो ये हमारे पास जो हैं वो कहलाते हैं इक्वेशंस जिन्हें हमें सॉल्व करनी है। मेथड्स जो हमें इसमें यूज करने हैं, क्रैमर रूल वगैरह, या एक और मेथड हमारे पास है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है उनकी वो वैल्यू जो दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएं। एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज जो दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएं, तो हम ये कहते हैं उस केस में कि हमारे पास वो इनका सॉल्यूशन है। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल दे रखा है नीचे। वो कह रहा है कि अगर हम x को, नीचे एक एग्जांपल दे रखा है उसमें बता रखा है अगर हम x को 1, y को 2 और z को 1 ले लेते हैं एज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये हमारे पास जो है उस केस में वैल्यूज आ जाती हैं क्या, देन इट इज नोन एज क्या, इसके सॉल्यूशन। आगे बता रहा है आपसे कि अगर d1 d2 d3 जीरो हो जाए, मान लीजिए d1 d2 d3 फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ऊपर लिखा है आपके पास आपकी बुक में, अगर वो जीरो हो जाए d1 d2 d3 की वैल्यू, तो उस केस में हम इक्वेशन को होमोजीनियस बोलते हैं, नहीं तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस। क्लियर हो रही है बात आपको सभी को? यस सर। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आपको दे रखी हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो वो हमारे से कह रहा है इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, एक वाले को आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर एक या एक से ज्यादा मतलब इनफाइनाइट होंगे या यूनिक होगा, तो उस केस में वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं, नहीं तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। ध्यान रखना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो तरह का सॉल्यूशन हमारे पास है। अभी बताऊंगा किस तरीके से आप लोग उसको चेक करते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो अभी बताएंगे। तो आगे लिखा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में है यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है उसका, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में उसे कंसिस्टेंट कहते हैं लेकिन वो डिपेंडेंट होता है। अभी बताऊंगा किस तरीके से आप चेक करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। उसके बाद बात करें नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन का केस अगर आ जाता है तो उस केस में वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर आगे होमोजीनियस के बारे में आपको बता रखा है। होमोजीनियस ऑफ सिस्टम इक्वेशन में है यूनिक सॉल्यूशन अगर वो हो तो इट इज ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाता है, और अगर इनफाइनाइट हो तो वो हमारे पास कंसिस्टेंट कहलाता है। और आगे आपको बता रखा है, एक एक करके चलेंगे हम। पहले सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन के केस में हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या तरीका है। जब आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी तो आप कैसे निकालेंगे, क्या तरीका फॉलो करेंगे, वो समझ लें, सुन लें ध्यान से। मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, देखिए ऐसे। पहली दे रखी है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये दो इक्वेशंस मान लीजिए आपको दे रखी हैं। इसके अंदर
हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। एक तो हम निकालेंगे इसके अंदर डी की वैल्यू, एक हम निकालेंगे इसके अंदर D1, एक हम निकालेंगे इसके अंदर D2। अगर यही हमारे पास दो इक्वेशन ना होकर तीन इक्वेशन होती, यानी कि तीन वेरिएबल होते, तीन इक्वेशन होती, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, तो उस केस में हम यहाँ पर d1 d2 d1 d2 और d3 और कैलकुलेट करते। लेकिन क्योंकि फिलहाल जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो सिर्फ दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस आपके पास हैं, तो ध्यान रखना उस केस में आपको ये D3 नहीं कैलकुलेट करना है। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई, यहां तक की बात क्लियर है सबको? यस सर। अब हमारे पास जो केस आता है वो ये कि हम ये D और ये D1 और ये D2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीका है। देखो D हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, ध्यान दीजिएगा, D हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो बनेगा x और y के कोफिशिएंट से, यानी कि a1 b1 a2 और b2। बोलिए जी, क्लियर हो गई बात इतनी? यस सर। a1 b1 a2 b2। अगर यहाँ पे मान लो तीन इक्वेशन होती फिर क्या बनता है ये बताओ? पहली रो में क्या आता? 3/3 का डिटर्मिनेंट बनता 3/3 का। पहली रो में आता a1 b1 c1, दूसरी रो में a2 b2 c2 C3। और तीसरी रो में a3 b3 c3, मतलब x y z के कोफिशिएंट इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास। यहां तक की बात क्लियर है सबको? यस सर। अब D1 क्या है वो सुन लो ध्यान से। D1 कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? आप D1 जब निकालोगे तो याद रखना जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम ए ये वाला, इसे आप यहां से हटा दोगे अब की बार जब आप D1 कैलकुलेट करोगे, तो आप इसकी जगह पर पुट कर दोगे ये C1 और C2। C1 C2 की वैल्यू यहां रख दोगे, मतलब जो इसके कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे C1 C2 की, बाकी अपनी जगह रहेगा B1 और B2। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले D की फिर D1 की। किताब में मत देखना, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे ध्यान से फोकस करें कि आपने पहले तो निकाला D कोफिशिएंट की हेल्प से, फिर आपने D1 निकाला जिसके अंदर आपने पहले वाले कॉलम में से एलिमेंट हटाकर उसकी जगह कांस्टेंट्स लगा दिए। जब आप D2 निकालेंगे तो आप दूसरे कॉलम में से एलिमेंट हटा देंगे, यानी कि अब की बार हम B1 और B2 को हटा देंगे यहां से और लिख देंगे C1 C2, सॉरी A1 A2 तो अपनी जगह पे रहेगा हमारे पास अब की बार, ये A1 ये A2, और अब की बार B1 B2 हटाकर यहां लग जाएंगे C1 और C2। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। जब आप D निकाल चुके होंगे, D1 निकाल चुके होंगे, D2 निकाल चुके होंगे, अब सिर्फ आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी वैल्यू निकालनी होगी? x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो कैसे निकलेगी x और y की वैल्यू? उसका क्या फार्मूला है वो सुन लें, समझ लें कि जब हम D निकाल चुके, D1 निकाल चुके, D2 निकाल चुके, तो x का फार्मूला है, आप नोट कर लें अपने पास, x का फार्मूला हमारे पास है D1/D, y का फार्मूला है D2/D। अगर तीन वेरिएबल होते तो हम D3 भी कैलकुलेट करते, तो z का क्या फार्मूला बनता? D3/D। D3/D। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। यस सर। अब बात आती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या किस तरीके का सॉल्यूशन है। तो ध्यान से सुन लो, ये जो D है ना, D सबसे पहला डिटर्मिनेंट, ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है
या फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर वो नो सॉल्यूशन है। भाई लाइनें तीन तरह की होती हैं, आपको मालूम है, या तो वो इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, या वो पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन, या एक के ऊपर एक होती हैं कोइंसिडेंट तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पढ़ रखा है आपने? Yes, sir. पेज नंबर 147 से कंसल्ट करेंगे अब साथ साथ आप, जो मैं बता रहा हूं उसके साथ साथ पेज 147 से कंसल्ट करेंगे आप, कि अगर आपने डी कैलकुलेट करा, सपोज करिए आपने डी कैलकुलेट करा और डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, डी आपने निकाला और डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, तो ध्यान रखना डी नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब ये हो गया कि इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। हाँ जी, कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? जी सर। अगर मान लीजिए आपने उसके बाद डी निकाला मान लीजिए और वो नॉट इक्वल टू 0 की बजाय 0 आ गया डी, तो अब इस बात पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो या तो नो सॉल्यूशन होंगे या वो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मगर वो डिपेंड करता है D1 और D2 के ऊपर। ध्यान रखना, अगर D1 D2, ध्यान से सुन लो, अगर D1 और D2 ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 आ गए तो इक्वेशन का होगा नो सॉल्यूशन। ठीक भाई, तो इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन होगा? No No solution. solution. नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर सपोज करिए आपने D1 D2 जो निकाले वो D1 D2 भी दोनों 0 आ गए, D1 भी और D2 भी दोनों 0 आ गए, तो उस केस में याद रखना कि उस केस में हमारे पास वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, कैसा होगा वो? Infinite. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बोलो, इतनी बात समझ में आई सभी को? जी सर। अब अगर मान लीजिए तीन इक्वेशन हो तो सेम फंडामेंटल आपको उसके अंदर भी फॉलो करना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब डी नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन अगर मान लीजिए डी 0 आ गया तो वो डिपेंड करता है D1 D2 D3 पर। अगर D1 D2 D3 नॉन जीरो आ गए तो इसका मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर मान लीजिए डी भी 0 आया और उसके बाद तीनों D1 D2 D3 भी 0 आ गए तो इसका मतलब क्या होगा? उस केस में इनफाइनाइट नहीं कहेंगे आप लिखेंगे इट मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। पेज नंबर 148 कंसल्ट करें, सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट। मिला क्या? Yes, Yes sir. sir. उसमें लिखा है अगर D1 D2 D3 चारों 0 आ गए तो सिस्टम में और में नॉट बी कंसिस्टेंट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कंसिस्टेंट होगा, अगर कंसिस्टेंट होगा तो हर हालत में वो क्या होगा? Infinite. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो आपके पास डिपेंडेंट वाला केस होगा। बोलो सर, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? जी सर। अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं, एक मिनट के लिए आप उसे समझ लें। पहले आप सबसे पहले देखें एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले आप देखें एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, क्या कहता है एग्जाम्पल 1? एग्जाम्पल 1 में इसने हमारे से ये बोला कि क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हुए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 1 में इसने हमारे से ये कहा कि क्रैमर रूल का यूज करते हुए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको इसे सॉल्व करना है। जरा देखिए ध्यान से, दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, वो दो इक्वेशंस क्या क्या हैं? 2x प्लस 3y, जी हाँ, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4।
उसने बोला आपसे कि आपको इसे सॉल्व करना करते हुए, कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था सब, बुक में मत देखना, यहाँ देखकर बताएं डी क्या होगा। हाँ बेटा, डिटर्मिनेंट निकालिए, डी क्या होगा। 2316। बिल्कुल सही, 2316, ये डी आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 6 2 12, 12 माइनस 3, हाँ जी, 6 2 12, 12 माइनस 3 कितना आ गया? 9। 9। 0 आया क्या ये? नहीं सर, नॉट इक्वल टू 0। तो याद रखना, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आपको मेंशन करना है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर होगी। जैसे ही सर आपकी यूनिक आवाज अटक रही है। सॉल्यूशन क्लियर हुआ, उसके तुरंत बाद हम D1 D2 कैलकुलेट। जी हाँ, तो ये हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे ही पता चला यूनिक सॉल्यूशन है, एट वंस हम D1 कैलकुलेट करेंगे। D1 की क्या वैल्यू बैठेगी? मैंने आपको बताया था पहला कॉलम आपको चेंज करना है D1 में, तो पहले कॉलम में आप लिख देंगे 10 4, और दूसरे कॉलम में एज इट इज रहेगा 3 और 6। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 10 6 60, 60 माइनस 12, 48। 48। बिल्कुल ठीक बात, 48। ऐसे ही अब D2 निकालेंगे बेटा। D2 में बाद वाला कॉलम चेंज करेंगे, 3 6 को हटाएंगे, 2 1 अपनी 2 जगह 1 रहेगा, 10 4। 2 10 ये 1 आ 4। गया 2 10 1 4, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना बैठेगा? 2 4 जा, 8 माइनस 10। 8 माइनस 10। यानी कि -2। -2। अब हमें D मिल गया, D1 मिल गया, D2 मिल गया। उसके बाद आपको X और Y की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इन्हें। तो X का क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको अभी? D1 अपॉन डी। D1 अपॉन D, यानी कि 48 अपॉन 9। 9। देख लें भाई, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस। ऐसे ही हम D2 कैलकुलेट कर देंगे, Y कैलकुलेट कर देंगे D2 की हेल्प से। D2 अपॉन D, यानी कि -2 अपॉन 9। देखें भाई, क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई X और Y की। इसी तरीके से जरा एग्जांपल 2 पे नजर मारना एक बार। उसमें 3 इक्वेशन है, ये वाला भी समझ लो एक बार। 3 इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास। अगर 3 इक्वेशन हमारे पास आ रही हैं, तो 3 ही वेरिएबल है इसमें, चेक करो। हाँ सर। आप सबसे पहले इसकी हेल्प से D निकाल लेंगे कोफिशिएंट से। देखो 6 1 3, 6 1 माइनस 3, 1 3 माइनस 2, 2 1 4। ये आपके पास कोफिशिएंट की हेल्प से D आ गया, जिसे सिंप्लीफाई करके कितना मिल रहा है? 91। क्या ये 0 आया? नहीं सर। नहीं। जैसे ही आप देखो कि ये 0 नहीं है, इसका मतलब हर हालत में इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। फिर हाँ देखो सर। D1 कैलकुलेट करा, जो कांस्टेंट थे 558, उसे पहले कॉलम में लिखा। D2 कैलकुलेट करा तो उसे दूसरे कॉलम में लिखा। D3 कैलकुलेट करा तो उसे तीसरे कॉलम में लिखा। D1 D2 D3 की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद XYZ का फार्मूला लगा दिया। X आया D1 अपॉन D, Y आया D2 अपॉन D, और Z आया मेरे बच्चे D3 अपॉन 3। कोई परेशानी? नहीं सर। समझ आ गया सिस्टम सभी को? जी सर।
जी सर। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसे देखो, कह रहा है क्रैमर रूल का यूज करते हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करो। बच्चे इसने ना आपको 3 कंडीशन दे दी अलग अलग। x की जब वैल्यू 1 है तो पूरे की वैल्यू 0 है, x की जब वैल्यू 2 है तो पूरे की वैल्यू -2 है, और जब x को 3 पुट करोगे तो ये पूरा इक्वल होगा किसके, -6 के। आप x को 1 पुट करके 0 के इक्वल रखोगे, पहली इक्वेशन आएगी। ऐसे ही 2 पुट करके 0 -2 के इक्वल रखोगे, दूसरी इक्वेशन आएगी। और ऐसे ही 3 इसमें x की जगह पुट कर -6 के इक्वल रखोगे, तीसरी इक्वेशन आएगी। देख लो यहाँ तक 3 इक्वेशन बनाने तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। जैसे ही आपने देखा कि भाई ये आपके पास 3 इक्वेशन बन गई, अब आपको क्रैमर रूल लगाना आता है। 3 इक्वेशन आपको सीधी सीधी मिल गई। 3 इक्वेशन में आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 में पहली इक्वेशन आ गई, a + b + c = 0। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 4a + 2b + c = -2। ऐसे ही तीसरी आ गई। तो ये तीनों इक्वेशंस जो आपको मिली हैं, इसकी हेल्प से d निकाल सकते हो आराम से। हाँ भाई, d निकल जाएगा। यस सर, निकल जाएगा। ऐसे ही d, फिर d1, फिर d2, फिर d3, और उसके बाद फार्मूला d1/d, d2/d, d3/d, and you will get the value of the variables, that is a, b and c. यस सर। I think it is very clear now. यस सर। यस सर। यस सर। अब अगला एग्जांपल समझो, कह रहा है which of the following equations are consistent? If consistent, solve them. कह रहा कौन सी कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करनी, नहीं तो नहीं करनी। आप ये देखो, पहले वाले में d निकाला, d की वैल्यू 0 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, 0। एग्जाम्पल नंबर 4 पे नजर मारिए आप। एग्जाम्पल Yes, नंबर sir, आ 4 गई। के फर्स्ट पार्ट में d की वैल्यू 0 आ गई बेटा। अब इसके बाद अगर d 0 आया था तो मैंने आपको बताया था आगे का काम d1 d2 पे डिपेंड करता है। तो कोई बात नहीं, आप d1 कैलकुलेट कर लो। d1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अगर d1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि नो सॉल्यूशन है। याद है? यस सर। अब सेकेंड पार्ट पे क्या कह रहा है, d निकाला वो 0 आ गया, d1 निकाला वो भी 0 आ गया, d2 निकाला वो भी 0 आ गया। इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा? हाँ जी, कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन Many होगा, solution. यानी कि कंसिस्टेंट होगा। अब उसने क्वेश्चन में एक बात कही थी, आप ध्यान करो। उसने कहा था कि आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है अगर कंसिस्टेंट आ जाए तो। बोलो, कहा था? हाँ जी, कहा था। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब आपको इन्हें सॉल्व करना है और आंसर k की टर्म्स में निकलेगा इस केस में। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो इक्वेशंस आपके पास हैं। हाँ भाई, दो इक्वेशंस आपके पास हैं। उसमें से पहली इक्वेशन आप लोग नोट कर लेंगे अपने पास। पहली इक्वेशन है x + 2y = 5। बोलो, क्लियर है इतना? यस सर। हाँ जी। जी सर। यहाँ से x की वैल्यू y की टर्म्स में आराम से निकल रही है, 5 - 2y। बोलो, क्लियर? यस सर। अब हम लेट कर लेंगे, y को k मान लेंगे, तो मुझे बताओ x कितना मिलेगा? अगर y को k मान लें तो x कितना मिलेगा? यहाँ k रख दो ना इसमें। 5 - 2k। 5 - 2k। तो यही आपके पास सोल्यूशन है, k की टर्म्स में आपने इसका आंसर निकाल दिया। बस इनफाइनाइट वालों को ऐसे सॉल्व करना है आपको। समझ आ गई बात? ठीक है सर। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। अब इसी तरीके से आप नोट कर लें अपने पास कि आज आपको इस एक्सरसाइज के 8 तो एग्जाम्पल हैं, सारे करने हैं। और क्वेश्चन भी दे दूं क्या, या पहले एग्जाम्पल रहने दूं? काम ज्यादा है क्योंकि थोड़ा सा।
हाँ सर, पहले बस एग्जांपल एक- एग्जांपल दे दो। For ऐसा example, करते हैं कि आज हम आपको इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स दे देते हैं, और अगर ये हो जाए आपसे और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप आगे स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे स्टार्ट कर देंगे आप। अगर बाई चांस सपोज करिए किसी को ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली आगे अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, पहले आप एग्जाम्पल नंबर 8 तक का अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। सर हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे। सर वो 12 बजे ट्यूशन नहीं होगा। चलो जैसा भी होता है, अभी टाइम मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तक का होमवर्क क्लियर हो गया सबको? ठीक है। Yes, sir.